और 2 सीटें विधायकों के निधन के कारण खाली हुई। 7 सीटों पर होने वाले इस उपचुनाव में सरकार और विपक्ष दोनों की प्रतिष्ठा आपस में जुड़ी हुई है, जिसके भी पक्ष और विपक्ष में इनके परिणाम आएंगे, आगे का सियासी परसेप्शन उसी हिसाब से बनेगा। लेकिन प्रदेश में फिलहाल इन चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासत एक बार फिर से गर्माती नजर आ रही है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। आज इसी पर हम बिना औपचारिकता के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान, सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता स्टूडियो से। और साथ ही साथ आशुतोष रावत साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर राकेश गोयल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले गर्ग साहब आपसे शुरुआत करते हैं कि जिस बात का इंतजार था, चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव का ऐलान हो गया, कितनी तैयारी है और कितने आप इस उपचुनाव को लेकर के तैयार हैं और आश्वस्त हैं कि सभी सीटें जीत पाएं? देखिए हेमंत भाई, भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। 13 नवंबर को राजस्थान में उपचुनाव होने वाले हैं। 7 सीटें पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। जिस तरीके से हरियाणा ने जनता ने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार आशीर्वाद दिया है, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन रही है, तो जनता का सीधा सीधा मैंडेट है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि राजस्थान में पिछले 10 महीने से भारतीय जनता पार्टी भजनलाल जी की सरकार चल रही है और हम पिछले 10 महीने से जनता के हित में निरंतर काम करते जा रहे हैं। जिस तरीके से युवाओं को नौकरी देने वाली बात है, हमने अब तक 45,000 युवाओं को नौकरियां दे चुके हैं। 1 लाख नियुक्तियों के लिए विज्ञप्तियां जारी हुई है। 4 लाख नियुक्ति का जो हमारा एक पूरे 5 साल के अंदर वादा है, उसको निश्चित पूर्ण रूप से पूरा कर रहे हैं। 6 लाख को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगार देने का जो हमारा वादा है, उसको पूरा कर रहे हैं। जिस तरीके से उज्ज्वला कनेक्शन के अंदर हमने 450 रुपए का वादा किया था, वो 450 रुपए का सिलेंडर हम राजस्थान की जनता को प्रोवाइड करा रहे हैं। जिस तरीके से हमने एसआईटी गठन का वादा किया था कि जो पेपर घोटालेबाज हैं उनको पकड़ने के लिए, तो एसआईटी और एसओजी और एसीबी जो राजस्थान में बहुत अच्छा काम कर रही है और अब तक 180 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो युवाओं का एक सपना, किसानों का सपना, महिलाओं का सपना, ये सब चीजें साकार हो रही है भजनलाल जी की सरकार में। तो जब जनता को यह सब पता है कि भजनलाल जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो निश्चित रूप से जो 7 विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीट जीत के आएगी और प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे। ठीक है प्रतीक जी, आपकी क्या टिप्पणी है? क्योंकि जिसका इंतजार था वो ऐलान हो गया, सवाल वो भी आप ही से है कि आप कितने आश्वस्त हैं 7 सीटों पर और कितनी उम्मीदें हैं इन उपचुनाव से? हेमंत भाई, आपको पता है कि इस साल में 2 और उपचुनाव हुए थे राजस्थान के अंदर। एक गंगानगर का हुआ था और एक जो मालवीय जी ने जो सीट छोड़ी थी उसके ऊपर हुआ था। और दोनों पे क्या हाल हुए? इनकी बीजेपी की हालत इतनी पतली हो गई कि दोनों जगह चुनाव हार गए और सरकार राजस्थान में बनने के 2-3 महीने के अंदर। अभी गर्ग साहब बोल रहे थे कि 10 महीने की सरकार चली, बहुत बढ़िया चली। आज ही की खबर बता देता हूं कि सुबह तो स्थानांतरण हो जाते हैं और दोपहर में निरस्त हो जाते हैं। 2 दिन पहले था कि नियुक्ति हो जाती पॉलिटिकल पार्षदों की, 2 घंटे बाद में वो निरस्त हो जाते हैं। अभी पेपर लीक की बात कर रहे थे कि एसआईटी बना दी। कल ही अखबारों में छपा है कि एसओजी कुछ लोगों को बचा रही है, सही से जांच ही नहीं कर रही है। इन्होंने वादा किया था जब सरकार के अंदर जब चुनाव थे कि सरकार में आएंगे तो हरियाणा और गुजरात से सस्ता पेट्रोल डीजल मिलने लगेगा। तो क्या गुजरात और हरियाणा से सस्ता पेट्रोल डीजल मिलने लग गया क्या? आप इन्होंने बात की थी कि किसानों का ऋण, जो 19,000 किसानों के लिए इन्होंने हल्ला मचाया था, तो उनके लिए क्या किया? आज तक 10 महीने की सरकार हो गई है। अब पर्ची सरकार के अंदर आलम यह है कि एक कैबिनेट मंत्री कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है। आपदा प्रबंधन मंत्री इस्तीफा दे करके रखता है, उसका आपदा नहीं कर पा रहे हैं और ये जनता देख रही है। और अब जब 13 नवंबर को जब वोट डलेंगे तो आप देखिएगा कि 7 की 7 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी और कई सीटों पर तो बीजेपी की जमानत भी जब्त हो जाएगी। राकेश गोयल साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, इंतजार था, ऐलान हो गया, लेकिन कुछ परिस्थितियां बदली हुई है। इससे पहले हरियाणा के चुनाव हुए विधानसभा के, वहां पर जो है वो बीजेपी को जीत हासिल हुई, लेकिन तमाम जो पोल्स है वो धाराशायी हुए। राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान में भी अब एक दूसरे की नाक का सवाल ये उपचुनाव है। आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए हेमंत जी, उपचुनाव को लेके मैं ये बताता हूँ आपको, जो राजस्थान का मिजाज है, जिसकी भी सत्ता राजस्थान में रहती है, ज्यादातर उपचुनाव में ज्यादा सीटें उसी पार्टी को मिलती है। हमने पूर्व में देखा जब कांग्रेस की सरकार थी तो जब उपचुनाव हुए तो कांग्रेस को ही ज्यादा सीटें उपचुनाव की मिली और कमोबेश यही परिस्थिति अभी है। भाजपा की सरकार है तो मुझे लगता है भाजपा के पास इस वक्त एक एज है
एक्स्ट्रा एक बेनिफिट ये है कि उनको जो राजस्थान में सरकार के रहते हुए जो 7 सीटों पर अब जो इलेक्शन लड़ेंगे, उनके पास खोने के लिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही सीट पहले थी जिसमें वो विजय हुए थे। अब उनके ऑप्शन है कि वो 7 सीटों में से मैक्सिमम कितनी सीटें जीत सकते हैं। हरियाणा के अंदर भी हमने यही देखा, हरियाणा का जिस तरीके से भाजपा ने इलेक्शन लड़ा, आज भाजपा का जिस तरीके से सदस्यता अभियान चल रहा है पूरे देश के अंदर, राजस्थान के अंदर भी बहुत बढ़ चढ़कर वहां के कार्यकर्ता एकजुट है, और इस वक्त भाजपा का मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई है हरियाणा की जीत को लेके, और खासकर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है उसको लेकर भी भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित है। तो मुझे लगता है भाजपा के पास एक अतिरिक्त एज है इस उपचुनाव में ज्यादा सीटें लाने के लिए, क्योंकि उनके खोने के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए पाने के लिए बहुत कुछ है। जी आशुतोष जी, आपकी टिप्पणी, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव से लेकर के अब तक क्या क्या बदल गया, विपक्ष में ही जो साथ साथ थे वो अब एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए हेमंत जी, पिछली बार जिस तरह के दिसंबर में जब चुनाव हुए नवंबर में, तो जिस तरह के अलायंस थे उस तरह के अलायंस इस समय राजस्थान के अंदर नहीं है। पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस बाप और साथ में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी के साथ चुनाव लड़ी थी। इस बार शायद उस तरह का अलायंस हमको राजस्थान नहीं लड़ा था। आशुतोष जी, आपको करेक्ट कर देता हूं, विधानसभा चुनाव में कोई अलायंस नहीं था, कोई अलायंस नहीं था। लोकसभा के चुनाव में था, विधानसभा में कोई अलायंस नहीं था। की बात करें वो जी, लोकसभा के चुनाव विधानसभा बता रहे थे अभी सितंबर के, विधानसभा बोला था उन्होंने जी, वो गलती से उनसे निकल गया होगा, लेकिन वो लोकसभा की भावनाएं समझिए जी। पिछले लोकसभा उस तरह का अलायंस हमको इस बार देखने के लिए नहीं मिलेगा। हनुमान बेनीवाल अलग से चुनाव लड़ेंगे, फिर राजकुमार राउत भी 84 और साथ में सलूम्बर सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो ऐसे में सरकार के पास 11 महीने में क्या काम किया है वो दिखाने के लिए उनके पास अपना रिपोर्ट कार्ड है, तो वहीं कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के लिए भी एक पर्याप्त समय मिल गया है। 11 महीने की सरकार की फेलियर को भी कांग्रेस सामने रखने की, जनता के सामने को रखने की कोशिश करेगी। लेकिन देखने वाली इसमें इंटरेस्टिंग चीज मुझे जो नजर आ रही है वो ये है कि जिस तरह के लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव सेट करने में कांग्रेस सफल रही थी प्रदेश के अंदर, क्या उस तरह का एक नैरेटिव इस बार कांग्रेस सेट कर पाती है या भारतीय जनता पार्टी सेट कर पाती है? जो जनता के बीच में नैरेटिव सेट कर पाएगा, जो जनता के बीच में ज्यादा अच्छे से अपनी बात को पहुंचा पाएगा, मुझे लगता है कि चुनाव के परिणाम भी उसके पक्ष में ज्यादा होंगे, बशर्ते कि सरकार किसकी है या किस सरकार ने, किस गवर्नमेंट ने या किस पार्टी ने कैसा काम किया है इसके। जी मैं आशुतोष जी एक एक सीट पर भी आऊंगा कि आखिरकार किन सीटों पर कैसे चुनौती है दोनों पार्टियों के सामने, लेकिन प्रतीक जी एक बात उन्होंने कही है कि जो लोकसभा में आपने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी वो अहम होगा कि क्या इन उपचुनाव में भी आप अपनी बात विपक्ष के तौर पर डिलीवर कर पाते हैं जनता तक, क्योंकि सरकार देखिए राजस्थान में बीजेपी की है, केंद्र में भी बीजेपी की है, तो आप ही कहते आ रहे थे पिछली बार जब आपके शासन में उपचुनाव हुए कि उपचुनाव में सरकार का पलड़ा हावी होता है, ऐसा भी माना जाता है। हेमंत भाई, आप अगर पिछली बीजेपी की सरकार की बात करेंगे तब भी कांग्रेस पार्टी मैक्सिमम उपचुनाव जीती थी, और अभी की अगर अब बात कर लें सरकार बनने के बाद से अभी तक 2 उपचुनाव हुए, दोनों बीजेपी ने हारे हैं, तो आप आगे के आकलन उसी हिसाब से कर लीजिए। और दूसरी बात, सरकार जिस तरीके से चली है, आशुतोष जी ने बिल्कुल सही बोला है कि सरकार जिस तरीके से चली है उसका आकलन जनता जरूर करेगी, और जिसका नमूना मैंने आज के अखबारों और कल के अखबारों की हेडलाइन से आपको बता दिया कि स्थानांतरण होते हैं, 2 घंटे बाद निरस्त हो जाते हैं, पार्षदों की नियुक्ति होती है 2 घंटे बाद निरस्त हो जाती है, एसपी डीएसपी की ट्रांसफर होते हैं, 10 जिलों के अंदर एसपी नहीं लगाए जाते हैं। आप देख लीजिए कि जो बिजली की जो छूट दी जाती है वो नए वालों को दी नहीं जा रही है। जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे हुए नहीं, और अब 11 महीने बाद जनता पूछेगी कि आपने जो वादे किए थे उन वादों का हुआ क्या। और 11 महीने का जो समय मुझे लगता है जो होता है वो पर्याप्त होता है अपनी चीजों को मोटे मोटे तौर पर डिलीवर करने के लिए। तो ये बीजेपी की सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब तो देना पड़ेगा जनता के बीच जाकर। लेकिन अभी प्रतीक जी गर्ग साहब कह रहे थे कि उन्होंने महंगाई को लेकर के जब बात की थी, जनता के बीच में गए थे विधानसभा चुनाव में, उस पर हमने काम किया। वो कह रहे थे गैस सिलेंडर से लगा करके चाहे पेट्रोल डीजल सस्ता करने की बात हो या किसानों को बिजली देने की बात हो, योजनाएं चलाने की बात हो, उन पर सरकार खरी उतरी है। बेरोजगारों को लेकर के आपकी सरकार में एक नेगेटिव बात थी कि हर पेपर लीक हो जाता था, उन्होंने कहा कि हमने उस पर लगाम लगाई है। हेमंत भाई, पेपर लीक की तो कल ही आपने अगर अखबारों में सुर्खियां पढ़ी हो तो पेपर अखबारों की सुर्खियां ये है कि एसओजी कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। ये तो अखबारों की सुर्खियां है कल की, ये तो कोई कांग्रेस की सुर्खियां नहीं है।
तो किस तरीके से एसओजी काम कर रही है उसके ऊपर तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इन्होंने वादा किया था कि आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, 11 महीने बाद भी आरपीएससी का पुनर्गठन हो गया क्या? जो किरोड़ी लाल मीणा जी जो बार बार इस्तीफा देने की बातें कर रहे हैं और अपना इस्तीफा वापस नहीं ले रहे, वो यही तो टसल है कि मैंने वादा किया था कि एसआई भर्ती जो है वो कैंसिल होगी और आरपीएससी का पुनर्गठन होगा, लेकिन उनकी बात ही नहीं मानी जा रही है। इसी चक्कर में तो आपदा जो प्रबंधन मंत्री है वो खुद ही आपदा के अंदर है और बीजेपी उनका प्रबंधन नहीं कर पा रही है। तो ये सारी बातें जनता को बतानी पड़ेगी। अब आप मुझे बताइए, महंगाई की बात कर रहे थे, क्या ये वादा नहीं किया था कि हरियाणा और गुजरात से सस्ता पेट्रोल डीजल मिलने लगेगा? तो क्या मिलने लग गया है क्या? आप बता दीजिए। अगर वादा किया तो वो वादा पूरा करना चाहिए था ना। अगर जनता ने आपके वादे पर विश्वास किया तो आपको वो वादा पूरा करना चाहिए। चलिए, आपने 11 महीने में नहीं किया, आप कर दीजिए। अब बता के चले जाइए कि कब वो वादा पूरा हो जाएगा। गर्ग साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि एक भी वादा आपका पूरा नहीं हुआ। और आज हम प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान भी अभी सुन रहे थे कुछ देर पहले ही, इन इलेक्शंस के बाई इलेक्शन के ऐलान के साथ ही उनका बयान भी आया। कहा कि सरकार ने 10 महीने में 10 भी काम नहीं किए हैं। देखिए हेमंत भाई, ये कांग्रेस के लोग हमेशा झूठ बोलते हुए आए। आपने देखा होगा कि 2018 के जब चुनाव हुए थे, इनके नेता राहुल गांधी जी राजस्थान आए थे और उन्होंने कहा था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, 10 दिन के अंदर संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। हेमंत भाई, आपने देखा पूरी 5 साल निकल गए, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ। उनके झूठे वादों की वजह से 950 किसानों ने आत्महत्या कर ली, 11,300 से ज्यादा किसानों की जमीन कुर्की हो गई। इन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर वादा किया था कि हम ओपीएस लागू कर देंगे। हेमंत भाई, इन्होंने हिमाचल प्रदेश में वादा किया था कि हम ओपीएस लागू कर देंगे। तनख्वाह नहीं मिल रही है, तनख्वाह नहीं मिल रही है। मैं यही कह रहा हूं कि ये लोग झूठे हैं। हाँ, हमने वादा किया था कि पेट्रोल सस्ता करेंगे, 7.5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल सस्ता किया राजस्थान में। हाँ, हमने क्या सामाजिक पेंशन लगाएंगे, सवा झूठ बोल रहे हैं, 25 रुपए, 25 रुपए आप अभी मेरे साथ पेंशन हमने बढ़ाइए, पेंशन हमने बढ़ाइए। हाँ, हमने वादा किया था कि सिलेंडर हम 450 रुपए में देंगे, हमने 450 रुपए में सिलेंडर दिया। हाँ, हमने वादा किया था कि एसआईटी गठन करेंगे। हाँ, हमने एसआईटी गठन किए। हाँ, हमने वादा किया था कि एसओजी अच्छा काम करेगी, एसओजी अच्छा काम कर रही है। हाँ, हमने वादा किया था कि 1 लाख नियुक्ति देंगे इस महीने, इस साल के अंदर। हाँ, हम 1 लाख नियुक्ति दे रहे हैं। तो ये झूठे लोग हैं, जनता इनके ऊपर विश्वास नहीं करती है। हेमंत भाई, जनता इनके ऊपर विश्वास नहीं है। पेट्रोल का दाम जो कांग्रेस सरकार के तय था, उससे 7.5 रुपए कम किए हमारी सरकार आने के बाद में। ये झूठे लोग हैं, इनको कोई विश्वास नहीं हो सकता। झूठे लोग हैं, जनता ने इसीलिए नकारा है। अभी हेमंत भाई, हिमाचल हरियाणा के अंदर नकारा है, इनके झूठे लोगों की वजह से अभी हरियाणा में नकारा इनको, हरियाणा में नकारा इनको। हमारी सरकार आते ही हमने 7.5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का भाव कम किया। बोल रहे हैं, देखिए लगातार यही तो इनको थोड़ी पता है। ये पढ़ लिख के नहीं आते, सबसे बड़ी समस्या ये कांग्रेस के प्रवक्ता की सबसे बड़ी समस्या ये कि पढ़ लिख के नहीं आते। आप पढ़ के आए तो 7.5 रुपए मैं कह रहा हूँ, आप देख रहे पता कर लीजिए, मुझे पता करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो ये झूठ बात हो तो हेमंत जी से पूछिए। ये झूठे लोग हैं, ये हेमंत भाई, ये झूठे लोग हैं, ये केवल झूठ बोलना जानते हैं। ये लोग, जनता इनको नकार चुकी है झूठे की वजह से। हम विकास की बात करते हैं, ये लोग बाड़ेबंदी के लिए 5 साल बाड़ेबंदी में रहे। विकास कांग्रेस एक नैरेटिव लेकर के चल रही है लगातार विधानसभा के चुनाव के बाद से भ्रष्टाचार किया है। जी गर्ग साहब, कांग्रेस एक नैरेटिव लेकर के चल रही है विधानसभा के चुनाव के बाद से ही। हर बयान में वो कहती है पर्ची सरकार, और इसलिए कोई फैसले नहीं होते, वो ये आरोप लगाती है। अगर ये आरोप धरातल तक जाता है, सरकार तो बाती हेमंत भाई सितंबर के अंदर दाम क्या है, अध्यक्ष है वो एयरपोर्ट पे खड़े रहे, मुख्यमंत्री जी गायब होकर जैसलमेर चले गए थे। पूरे विधायक जो है वो इस्तीफा लेकर विधानसभा अध्यक्ष के पास चले गए थे। वो स्थिति थी। पर्ची सरकार तो वो जो पूरे 5 साल तक बाड़ेबंदी में बंद रही थी, कभी जैसलमेर के होटल में, कभी मानेसर के होटल में बंद रहती थी। वो है सरकार। मैं वापस आ रहा हूं आशुतोष जी, अगर ये आज जनता को हमारे ऊपर विश्वास है, आज 70 लाख युवाओं को हमारे ऊपर विश्वास है कि भजन लाल जी है तो नौकरी दे सकते हैं। विधानसभा में जो आप वादे करके आए थे, वो वादे कितने पूरे हुए, जनता भी तो देख रही है। आशुतोष रावत साहब, ये एक नैरेटिव एक विपक्ष का, मैं यही कह रहा हूं हेमंत भाई, हम ये कह रहे हैं कि जनता देख रही है, जनता को जो हमने प्रॉमिस किया वो कर रहे हैं। हम 450 रुपए का सिलेंडर वो दे रहे हैं धरातल पर। 1 मिनट सर, आशुतोष जी।
देखिए हेमंत जी, बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि जो पार्टी, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जो जनता के बीच में अपने नैरेटिव को सही प्रूव कर पाएगी, जनता के दिमाग में बैठा पाएगी, जिस तरह से कांग्रेस लगातार भजनलाल सरकार को घेर रही है पर्ची सरकार कह करके, वही भारतीय जनता पार्टी पिछली सरकार को लगातार 5 साल काम नहीं करने, बाड़ेबंदी में रहने के लिए घेरती है। तो उस तरह के दोनों पार्टियों के जो नैरेटिव है, इस बार भी मुझे लगता है कि जनता के बीच में जो पार्टी अपने नैरेटिव को ज्यादा मजबूती के साथ रख पाएगी, शायद उसी पार्टी के पक्ष में हमको परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि सरकार होने का एक फायदा बाई इलेक्शन में राजनीतिक दल जिसकी सरकार होती है उसको स्वाभाविक तौर पर मिलता है, लेकिन राजस्थान इसका अपवाद रहा है। यहां हमको ये देखने वाली चीज है कि राजस्थान में पिछले बाई इलेक्शंस हुए, उसमें कांग्रेस ज्यादा प्रभावी हमको पिछले 10 साल में देखने के लिए मिली है। तो कांग्रेस के सामने दिक्कत यह है कि उनको अपनी 4 सीटें रिकवर कर ली है, लेकिन भाजपा के सामने मुझे चुनौती सबसे बड़ी नजर ये आती है कि सरकार होते हुए भी उनको हालांकि 1 सीट रिकवर करनी है, लेकिन ज्यादा सीटें जीतने का उनके ऊपर प्रेशर रहेगा, क्योंकि उनकी सरकार है। और सरकार होने की वजह से अगर भारतीय जनता पार्टी इन 7 में से 3 से 4 या 5 सीटें कम से कम नहीं जीत पाती है, तो मुझे लगता है कि भजनलाल मैं चाहता हूं थोड़ा सा संक्षेप में ही हम बात करना चाहे झुंझुनू और सीट वाइज अगर हम बात करें तो बीजेपी कांग्रेस के सामने, आशुतोष जी आप अभी इस वक्त क्या चुनौती देख पा रहे हैं जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर चुका है, चाहे वो झुंझुनू हो, दौसा, देवली, उनियारा की सीट हो, या फिर खींवसर की हो, या फिर 84 में जहां पर कांग्रेस के सामने भी है कि अब बाप और कांग्रेस पार्टी भी एक दूसरे के आमने सामने हैं, और बीजेपी तो है ही है। खींवसर में देखो तो आप आरएलपी और कांग्रेस भी आमने सामने होंगे, तो बीजेपी भी होगी, त्रिकोणीय मुकाबला होगा एक सीट पर। संक्षेप 3 सीटों पर हमको त्रिकोणीय मुकाबला देखने के लिए मिलेगा हेमंत भाई, और 2 सीटों पर सहानुभूति लहर हमको शायद देखने के लिए मिलेगी। सलूम्बर और रामगढ़ जिनके लिए 2 सीटें हैं, तो मुझे लगता है कि वहां कांग्रेस के जो विधायक के निधन की वजह से सीट खाली हुई है, वहां शायद कांग्रेस को एक स्वाभाविक बढ़त मिल सकती है। वहीं सलूम्बर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ईजी टास्क रह सकता है, क्योंकि अगर जिस तरह अमृतलाल मीणा जी के निधन के बाद वो सीट खाली हुई है, त्रिकोणीय मुकाबला 3 सीटों पर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उसके साथ में सबसे बड़ी चीज मुझे जो लग रहा है कि वो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन पर किस तरह से दोनों पार्टियां फैसला ले पाती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्या यह है कि उनके सामने एक लंबी फहरिस्त नहीं है। उनके सामने पिछले जो कैंडिडेट चुनाव हारे थे, मुझे लगता है कि शायद वो उन पर दाव खेलना चाहेंगे, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरह से दौसा और देवली उनियारा 2 सीटें हैं, वहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह का रुख देखने के लिए मिला था, वो मुझे भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी एक चुनौती नजर आता है। कांग्रेस के सामने मुझे चुनौती सबसे बड़ी यह नजर आती है कि उनके 4 अभी सीटिंग एमएलए एमपी में कन्वर्ट हुए हैं, तो वो सीटिंग एमएलए भी चाहेंगे कि हमारे अपने लोगों को टिकट मिले। ऐसे में पार्टी हाईकमान और उन सिटिंग एमपीज के बीच में किस तरह से पार्टी तालमेल बना पाती है, ये शायद चुनौती कांग्रेस के सामने रहेगी। एक टिप्पणी कांग्रेस बीजेपी की, उसके बाद में गोयल साहब के पास जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बीजेपी से गर्ग साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबी फहरिस्त आपके पास प्रत्याशियों की नहीं है, तो ये एक चुनौती धरातल पर आपको इन उपचुनाव में सामना करना पड़ सकता है। आशुतोष जी जैसा कह रहे हैं, क्या जवाब है इसका? हेमंत भाई, हमारे पास में एक विधानसभा में 25 से 30 प्रत्याशियों ने अपने दावे प्रस्तुत किए कि हमें टिकट दीजिए। आप देखिए लाइन लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी के टिकट लेने के लिए, इसलिए कोई ऐसा, और फिर हम 7 विधानसभा जीत के आ रहे हैं हेमंत भाई, हमारे यहाँ कोई चुनौती नहीं है। वो तो कह रहे हैं हमारा संगठन मजबूत है, आप नहीं जीत के आ पाए, तो अब ऐसा क्या बदल गया? देखिए तो हरियाणा में क्या हुआ था हेमंत भाई, हरियाणा में क्या हुआ था, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी ना कांग्रेस, हम जीत रहे साहब, 60 सीटें लेके आ रहे हैं, 70 लिख के ले रहे हैं, यहाँ के प्रतिनिधि गए थे, बड़ी बड़ी डींगे आ रहे हैं, और फिर वहां पर हरियाणा में क्या बोल के आए थे घोषणा पत्र में, देखा हेमंत भाई, घोषणा पत्र में यमुना जल समझौते को खारिज करने का घोषणा, हरियाणा का जो घोषणा पत्र है उसमें लिखा हुआ सीधा सीधा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो राजस्थान सरकार से यमुना जल समझौता किया उसको रद्द करेंगे। उस घोषणा पत्र को बनाने वाले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी शामिल थे। अब देखिए आप राजस्थान की जनता के साथ हरियाणा का व्यवहार करते थे, तो ये यहाँ पर राजस्थान तो आप तो हाँ, हम यही कह रहे हैं कि भाई आज हरियाणा में, अब नहीं तो ये फिर बाद में ये ब्लेम लगाएंगे ईवीएम खराब है। हेमंत भाई ये पहले ब्लेम ये लगाएंगे, ईवीएम का दोष देंगे फिर ये। अगर भारतीय जनता पार्टी 7 सीट के जीत के आ गई ना, अब ईवीएम खराब है, 99% बैटरी चार्ज
गई इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल गए। देखिए, कुछ तो सोचना चाहिए भाई, जनता ने वोट दिया, हमारे पक्ष में वोट दिया, पता नहीं क्या। ठीक है गर्ग साहब एक बार उनको भी सुन लीजिए। प्रतीक जी जल्दी से बोलिए। हेमंत भाई, मैं ये कह रहा हूं कि जो ईवीएम के पर जो डाउट है उसका जवाब चुनाव आयोग दे लेगा। ये बीजेपी उनके प्रवक्ता क्यों बने हुए हैं? वो दे लेगा, अपने आप सक्षम है चुनाव आयोग जवाब देने में। अब देखिए फिर बोलने लगे, इसलिए फिर बोलने लगे, बैटरी चार्ज फिर बोलने लगे। देखिए जब इनकी दुखती रक्त छिड़ जाती है ना तो ये ऐसे चिल्लाते हैं बीजेपी वाले। चुनाव ईवीएम पे थोड़ी लड़ा जाएगा, ईवीएम इनकी दुखती रक्त है कि 99% पार्टी को वोट मिलेंगे। ये हालत है। प्रतीक आप बताइए ना, अगर हरियाणा का असर राजस्थान में पड़ता है और एक आशुतोष जी ने और महत्वपूर्ण बात कही है, आशुतोष जी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि कांग्रेस के सामने चुनौती ये है कि यहाँ पर जो 4 सिटिंग विधायक थे सांसद बन गए, तो वो चाहेंगे कि अपने अपने लोगों को टिकट दिलवाएं। प्रत्याशियों का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। कैसे इस चुनौती से हेमंत भाई, और हम देख भी पा रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूं अगर चुनावों का फर्क पड़ता है जी, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। मैं कह रहा हूं अगर चुनावों का फर्क पड़ता है तो नवंबर में राजस्थान में चुनाव हुए थे और जनवरी फरवरी के अंदर गंगानगर के अंदर उपचुनाव हुए थे और मंत्री भी बना दिया था इन्होंने, और जनता ने बता दिया कि आप मंत्री बना सकते हैं, एमएलए नहीं बना सकते हैं। डबल इंजन की सरकार चली और टीटी को उतार लिया ट्रेन से जनता ने। तो जनता के सामने ये बिल्कुल क्लियर है कि 10 महीने की 11 महीने की जो पर्ची सरकार रही है वो बिल्कुल नकारा और निकम्मा रही है। इन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी मैंने आपको बता दिया, याद आ रही है गहलोत जी जो बोले ना स्थानांतरण करते हैं और 2 महीने बाद ये आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की ट्रेन से टीटी को उतार लिया नीचे, वो तो बात ठीक है, लेकिन जी, लेकिन अशोक गहलोत का बयान हरियाणा के चुनाव के बाद में सामने आया था और नतीजों के बाद में उन्होंने कहा कि इसका असर पड़ता है, कार्यकर्ताओं से लगा करके पार्टी तक पड़ता है। अरे मैं आपको कह रहा हूं ना कि हर अब आएगा रिजल्ट, जब पता लग जाएगा। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि 2 जब चुनाव हुए उसमें क्या हुआ, सरकार का जो राजस्थान में सरकार बनी थी उसका असर क्यों नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा उस ठीक है गोयल साहब ये मुद्दे इफेक्टिव होंगे इस उपचुनाव में या फिर कुछ और? देखिए हेमंत जी, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है जो इनका पावर सेंटर जब बन जाता है ना इलेक्शन के टाइम पे, जो इनके बड़े नेता अपना अपना पर्सनल पावर सेंटर बनाते हैं। हरियाणा में भी हमने देखा हुड्डा जी, शैलजा जी, सुरजेवाला ने अपना अपना पावर सेंटर बनाया और उसकी वजह हार का सामना करना पड़ा। और ये राजस्थान के अंदर पिछले 5 सालों में भी देख रहे हैं, सचिन पायलट का अपना एक गुट है और अशोक गहलोत जी का अपना। ये बाकी मुद्दे 4 सीट 5 सीट का मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस के लिए इस चुनौती से कैसे निपटेंगे जो अपना पावर सेंटर बनाते हैं और जिसकी वजह से अंदर उन्हीं फूट की वजह से क्या जो सरकार ने काम करवाए 1 साल के इस टेन्योर के भीतर में करीब 1 साल होने को है, तो वो काम भी इंपैक्ट करेंगे इन चुनाव में? देखिए काम इंपैक्ट करेंगे हेमंत जी। महिलाओं के प्रति जो अत्याचार की घटनाएं थी, वो दुराचार की घटनाएं थी, उसमें काफी कमी आई है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरी है, किसानों के लिए काम हुआ है। ईआरसीपी जैसा बड़ा मुद्दा था किसानों के, बेरोजगार लोग देख ही रहे हैं कि आखिरकार ऐसा भर्ती एक के बाद एक मगरमच्छ पकड़ने का दावा किया था, उन पर सरकार क्या फैसला लेती है। चलिए देखते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दों के साथ साथ एक नैरेटिव भी एक दूसरे के खिलाफ पार्टियां बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखना होगा कौन कितना धरातल पर इन्हें उतार पाता है, मतदाताओं को अपनी बात अच्छे से समझा पाता है और मतदाता किसके हक में वोट